हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह, है ना। विराम चिन्ह जब जब हम किसी से बातचीत करते हैं या शब्दों का उच्चारण होता है, उसका उच्चारण एक समान गति से अथवा रुक रुक के करें तो क्या होता है, हमारी बात किसी को समझ में नहीं आती है। एक लगातार अगर हम बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे शब्द में, वाक्यों में, तो क्या होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना। मान लो अगर तुम्हें कोई भी स्टोरी किसी को बोलना है, नरेट करना है, और कंटिन्यू बोले जा रहे हो, एक कौवा था वो वहाँ पे गया था और खाता गया खाता गया खाता गया, और उसके मुंह से रोटी गिरी और उसके बाद एक लोमड़ी आया वहाँ से लेके भाग गया, तो बीच में कहीं हमने रुका ही नहीं, फ्लो में बोलते गई तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो उसका कुछ तरीका होता है, कहाँ हमें गति देनी है, वाक्य को कहाँ गति देनी है, कहाँ रुकना है ना। तो जहाँ हम रुकते हैं तो उस जगह पे एक चिन्ह का प्रयोग होता है जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये हिंदी में कैसे कैसे विराम चिन्ह प्रयुक्त तो होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। और जो भाषण कला है, भाषण कला मतलब लैंग्वेज की, बोलने की कला, लिखने की कला को कौन महत्व देता है सबसे ज़्यादा, विराम। अगर हम रुके नहीं कोई भी वाक्य में, कोई भी सेंटेंस में थोड़ा नहीं रुके तो कोई भी सेंटेंस किसी को समझ में नहीं आता है। फ्लुएंसी बोलना, कंटिन्यू हम बोलते जाएंगे बिना विराम के तो वाक्य अधूरा भी कहलाएगा, गलत भी कहलाएगा, इसीलिए विराम देना है, थोड़ा रुकना है। अल्प विराम मतलब होता है थोड़ा रुकना है, फिर चलना है, सेंटेंस को चलाना है। जब लिखते हैं तो हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जब हम बोलते हैं तो बोलने में गति थोड़ी रुक जाती है, मतलब थोड़ा वो हमें स्टॉप करना होता है, तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये वाक्य, ये सेंटेंस खत्म हुआ है। तो हम किसी को समझा पाए विराम चिन्ह के द्वारा, तो इसके इसके लिए लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। विराम चिन्ह को कैसे उच्चारण किया जाए और लिखने में कैसे प्रयोग किया जाए, उसको किस गति, किसे उसको कैसे गति देना है, तो उसके कुछ चिन्ह यहाँ पे हैं। विराम चिन्ह 9 है, ठीक है। अल्प विराम जिसे हम इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, अर्ध विराम, सेमी कॉलम बोलते हैं, सेमी कॉलम, और पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जो कि डॉट में आता है, इंग्लिश में अगर आता है तो डॉट। योजक चिन्ह मतलब डैश आता है, डैश जैसा। प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि क्वेश्चन मार्क है, और विस्मयादि बोधक चिन्ह जो कि फुल स्टॉप के नीचे एक छोटा सा डॉट है, विस्मयादि बोधक। कभी हमें विस्मय जैसे कुछ शब्द भाव जैसे प्रकट होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब कोई भी भाव हमारे मुंह से, आश्चर्य का भाव, खुशी का भाव, भय का भाव आता है, तो अगर वो लिखते हैं विस्मयादि बोधक शब्द लिखते हैं तो उसके आगे हमें ये चिन्ह को प्रयोग में लाना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह और अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, जो कि वाक्य किसने किससे कहा, कथन, है ना। मान लो हमारे कोई भी वैज्ञानिक ने कोई कथन कहा है, ठीक है, जैसे गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो वो कथन उनका क्या है, एक स्लोगन जैसे है ना। तो स्लोगन को अगर हम लिखते हैं करो या मरो, तो स्लोगन के अंदर हमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। कोष्टक ब्रैकेट को बोलते हैं, है ना। ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, एक छोटी ब्रैकेट, एक मिडल वाली ब्रैकेट और एक बड़ी वाली ब्रैकेट, है ना, स्मॉल, मिडल एंड बिग ब्रैकेट। तो सर्कल जैसा है वो छोटी ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट जो स्क्वायर के शेप में है, और मिडल वाला है जो थोड़ी कर्ली टाइप में है, ठीक है। विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, किसी चीज का विवरण देना, 2 डॉट और एक डैश, ठीक है। अल्प विराम किसे कहेंगे, जब हम वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, किसी वाक्य में जब हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए, है ना, तो उस वाक्य में उस वाक्यांश को उच्चारण अलग अलग करने की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे, राम,
राम के आगे हमें थोड़ी देर रुकना है बोलते समय भी, और लिखते समय हमें कॉमा अगर लगाते हैं तो इस वाक्य में हमें बोलने की जरूरत कैसे होगी, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, है ना। ये 4 भाई थे, राम के 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक है। चारों भाई एक साथ नहीं लिख सकते, वो बहुत ही गलत हो जाएगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसे हम लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए अगर हमने कॉमा नहीं लगाया तो ये अधूरा हो जाएगा। और ये 4 भाई थे। वीरों देश तुम्हें पुकार रहा है, वीरों मतलब जितने वीर बहादुर सोल्जर्स हो वो देश तुम्हें बुला रहा है, देश बुला रहा है, तुम्हें जाने की जरूरत है। जिस जगह पे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर रुकना चाहिए, ठीक है, ऐसा लगता है कि वाक्यों को थोड़ी देर रोकना चाहिए, किसी शब्द या वाक्यांश का उच्चारण अलग अलग करने की आवश्यकता होती है। जैसे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे, अगर हम ऐसे कहें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, है ना, तो एक ही सेंटेंस में कहें तो वो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा रुकेंगे, अल्प विराम करके ही सेंटेंस को हम आगे बढ़ाएंगे। चारों भाई थे, है ना। और वीरों देश तुम्हें पुकार रहा है, अगर हम ये सेंटेंस बोलेंगे वीरों देश तुम्हें पुकार रहा है, तो वीरों के सामने हमें थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता होती है, रुकने की जरूरत होती है। वीरों तुम्हें देश पुकार रहा है, ठीक है। उसी तरह है अर्धविराम। अर्धविराम किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य में ऐसा लगता है कि तब लगता है कि जैसा पूर्ण विराम से कम, मतलब थोड़ा ही पूर्ण विराम से थोड़ा कम हमें रुकने की आवश्यकता है, मतलब रुक जाओ। पूर्ण विराम से, पूर्ण विराम मतलब पूरा वाक्य करने से पूरा हमें पहले थोड़ी रुकने की आवश्यकता होती है, थोड़ी ठहरने की आवश्यकता होती है। जैसे चांद निकला हुआ था, है ना, चांद निकला हुआ था, थोड़ी देर हमने रुका, वाक्य को रोका। चांदनी छिटकी हुई थी, हम नौका विहार कर रहे थे, ठीक है। चांद निकला हुआ था, यहाँ पे 3 सेंटेंस है, तीनों को जोड़ के अगर हम ऐसे बोलेंगे एक साथ, चांद निकला हुआ था, चांदनी छिटकी हुई थी, हम नौका विहार कर रहे थे, तो ये पूरा का पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इन वाक्यों को, इन 3 वाक्यों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो अर्धविराम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। चांद निकला हुआ था, चांदनी छिटकी हुई थी, है ना, और चांदनी छिटकी मतलब चांदनी रात थी और हम नौका विहार कर रहे थे, हम बोट में नौका में घूम रहे थे, कहाँ, नदी में, तालाब में, या कहीं भी, कोई भी समंदर में भी हो सकता है। तो नौका विहार कहाँ होता है, जहाँ भी नावें चलती है वहाँ हम चल रहे थे। कब, जब चांदनी छिटकी हुई थी, चांद जब निकला हुआ था। पूर्ण विराम किसे कहेंगे किसी वाक्य में, तब लगता है जब पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। अर्थ व्यक्त करे उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, समाप्त हो जाता है। जैसे राधा नाच रही है, नाच रही थी या नाच रही है, मोहन चला गया, ठीक है। ये सारे वाक्यों में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, जैसे कि हम फुल स्टॉप इंग्लिश में करते हैं उसी तरह फुल स्टॉप हिंदी में करेंगे। अब चलते हैं हम योजक चिन्ह की ओर, है ना। तो योजक चिन्ह का प्रयोग कब होता है, जब किन्हीं 2 समस्त पदों को जोड़ने का। समस्त पद मतलब जैसे माता पिता एक समस्त पदों की जोड़ी है, माता पिता की क्या है, जोड़ी है, रात दिन की एक जोड़ी है, भूखा प्यासा जोड़ी है। तो इन शब्दों को अगर हम बोलेंगे, इन पदों को अगर हम बोलेंगे तो उसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। गाँव गाँव, ठीक है, बार बार का अगर प्रयोग होता है तो डैश यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग हिंदी में करेंगे, नहीं तो ये इनकम्प्लीटेड माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। माता पिता, माता डैश योजक चिन्ह और फिर पिता, रात फिर डैश फिर दिन, है ना, ऐसा करके हम लिखेंगे कोई भी
वाक्य में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करके लिख सकते हैं। भूखा प्यासा, गांव गांव, बार बार। उसी तरह प्रश्नवाचक का प्रयोग कब होता है? जब प्रश्न हम किसी से पूछते, सवाल पूछते, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने होमवर्क किया, क्या तुमने पढ़ाई की, क्या तुम घूमने गए थे। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य हैं जिसमें तुम प्रश्न पूछते हो, सवाल पूछते हो और अंत में उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या रंगास्वामी कोचिंग जा रहा है ना। किसी से हम पूछते हैं क्या रंगास्वामी कोचिंग जा रहा है, पढ़ाई करने के लिए कोचिंग जा रहा है, खेलने का कोचिंग जा रहा है ना, कोच में जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है। विस्मयादि बोधक लिखते कैसे हैं, उसका चिन्ह कैसे लिखते हैं। जैसे पूर्ण विराम, एक तो हम लिखेंगे पूर्ण विराम के नीचे भी एक डॉट आता है। किसी वाक्य में हर्ष का प्रयोग, हर्ष मतलब आश्चर्य आया, शोक हुआ या हर्ष हुआ, शोक हुआ, विस्मय का प्रकट करने के लिए किया जाता है। आहा कितना सुंदर दृश्य है, अंदर विस्मय का प्रयोग हुआ है ना। अगर तुम कोई भी सीनरी देखते हो, कोई भी अच्छी सुंदर सा दृश्य तुम्हें नजर आता है, सुंदर सा पहाड़, पर्वत, हरियाली या फिर सुंदर सा फूलों का एक पार्क दिखाई देता है, तो मुंह से अचानक से ऐसे शब्द, हर्ष वाले शब्द, खुशी वाले शब्द अचानक से मुंह से निकल आते हैं। आहा कितना सुंदर दृश्य है, हाय यह तुमने क्या कर डाला, है ना। किसी को अगर शोक प्रकट करना अपने मन से, ठीक है, शोक, दुख, हर्ष, ये सारे प्रकट करने के भाव को हम हाय, अरे, ये सारे वाक्य अपने आप से मुंह से निकल देते हैं और इसके आगे ही हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले मैंने चैप्टर में समझाया था विस्मयादि बोधक चिन्ह और विस्मयादि बोधक शब्द क्या क्या होते हैं। उद्धरण चिन्ह जो कि हम अंत में पढ़ने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? किसी कथा का अवतरण, मतलब कोई भी अवतरण, जैसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, ठीक है, ज्यों का जैसे है वैसे ही प्रस्तुत करना, अथवा रचनाकर का नाम, शीर्षक आदि लिखने के लिए किया जाता है। कोई भी रचनाकर का नाम लिखने के लिए, ठीक है, जो भी लेखक है, कहानीकार है, कवि है, उनका नाम लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास क्या है, एक कवि है ना। अगर सीता ने कहा मैं वन जाऊंगी, है ना, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आए, कोई किसी से कहे, है ना, नरेटेड वाले मतलब स्टेटमेंट वाले शब्द आए, नरेट करना, सीता ने क्या कहा, मैं वन जाऊंगी, राम ने कहा मैं वन जाऊंगा, लक्ष्मण ने कहा मैं भी आप दोनों के साथ वन जाऊंगा। तो स्टेटमेंट जहाँ भी आता है ना, वाक्य का स्टेटमेंट मतलब किसने किससे कहा, सीता ने कहा या तुमने उससे कहा, तो कहने वाले होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, जो उनका स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं अवतरण या कथन, ठीक है, अवतरण कहा जाता है। उस अवतरण को हम उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल के लिखेंगे। जैसे तुमने स्टोरी पढ़ा मान लो, है ना, गप्पू ने कहा सिंहराज को बहुत ज़्यादा जुकाम हुआ है, ऐसे आपने पढ़ के रखा है ना। तो सिंहराज को बहुत ज़्यादा जुकाम हुआ क्या है, ये स्टेटमेंट है, किसके द्वारा कथन है, गप्पू गीदड़ के द्वारा कहा गया कथन है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। इतना ही था, इसमें कंप्लीट हो गया।